जुनून है और लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में स्पेन ने एक तरफा अंदाज में ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त दी। सुजय, तो ऐसे में 36वें मिनट में मिकेल का पहला गोल ही ऑस्ट्रिया के गेम प्लान को बैकफुट पर धकेलने वाला टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आपको क्या लगता है? देखिए, स्पेन की रणनीति है कि गेम को डोमिनेट किया जाए और कोशिश करें कि जो आज हम देख रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर की अटैकिंग प्रेस, एक नई स्ट्रैटेजी आई है, उसके अंदर क्या पर्पसफुल अटैकिंग स्ट्रेस आ गया है। ये पेप ग्वार्डियोला और स्पेन की देन है वर्ल्ड फुटबॉल को, जो आज की डेट में पेप ग्वार्डियोला वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कोचेस हैं, मैनचेस्टर सिटी को लगातार जिता रहे हैं। और स्पेन के जितने खिलाड़ी हैं वो उसी पीढ़ी के हैं जो पेप ग्वार्डियोला बार्सिलोना में हुआ करते थे। तो उनका सिस्टम ऑफ प्ले है ये, और जो एक जमाने में टिकी टाका है, टिकी टाका के साथ ये अटैकिंग प्रेस बहुत ही लीथल है। और स्पेन ने दिखाया है कि आप चाहे जितने वीडियोस देख लीजिए, जितने हमारे खिलाफ आप तैयारी कर लीजिए, हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो पीछे से बुड़ के, आप देखिए, आप सोच ही नहीं सकते कि ओजबाल जैसा एक खिलाड़ी 36वें और 89वें मिनट में जाके गोल मारे। क्योंकि जीतना अकेला नहीं है, डोमिनेंस और अगले गेम के लिए अपनी कोऑर्डिनेशन को सेट करना है, मिडफील्ड में नहीं, अटैकिंग थर्ड्स में। जो अपॉर्चुनिटीज, जो मौके मिलते हैं गोल मारने के लिए, शायद पिछले वर्ल्ड कप के संस्करण में या उससे पिछले वर्ल्ड कप संस्करण में ये कहा जाता था कि हाफ चांसेस को कन्वर्ट करना चाहिए गोल के अंदर, मगर अभी ये कहते हैं कि नहीं, हमने पूरे 90 मिनट में गोल मारने हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन लेकिन सुजय, 66वें मिनट में पेड्रो पोरो के गोल ने स्पेन की बढ़त को दोगुना किया, लेकिन क्या ऑस्ट्रिया के पास इस डिफेंसिव अटैक का कोई जवाब था? देखिए, स्पेन और अभी जितने खिलाड़ी टीम्स हैं जो अब राउंड ऑफ 16 में जाएंगे, उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे पास एक प्यादा है या एक घोड़ा है या जो टाइगर के चाल चलता है। उनके 11 के 11 प्लेयर्स इतने शातिर हैं कि अगर अटैकर गोल नहीं मार रहा है, अगर डिफेंडर ने उनके अटैकर को घेर लिया है, हमारा डिफेंडर पीछे से घुस के जाके गोल मारे। और अगर ये भी ना रहे, फीफा का जो नया रूल है कि 5 सब्स्टिट्यूशंस तक आप जा सकते हो, ठीक है, आपके बेंच में इतने प्लेयर्स हैं जो आखिरी के 10 मिनट में घुस के आके गोल मार सकते हैं। तो किस पे नजर रखी जाए और किस पे ना रखी जाए, किसको हल्का तोलें, किसको बहुत ज्यादा दिग्गज तोलें, ये बिल्कुल मुश्किल रहेगा। क्योंकि फीफा ने पूरा वर्ल्ड का फुटबॉल इतना चेंज कर दिया है, इतना डायनामिक कर दिया है कि आप ये नहीं सोच सकते कि आपकी एक रणनीति, आप प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के बाद भी सोच रहे हो कि सामने वाले को काउंटर अटैक कैसे किया जाए। बिल्कुल, और अगर सुजॉय इसी डिस्कशन में हम कुछ और मैचेस के बारे में अगर बात करें, डिस्कशन करें, तो कनाडा के वैंकूवर में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से मात दी, हराया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि मैच की शुरुआत में ही ब्रिल के गोल ने स्विट्जरलैंड को जो बढ़त दिलाई, उसने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। ये कहना तो शायद बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कनाडा खेला है, पहला मैच ग्रुप स्टेजेस में उन्होंने हाइती को 6-0 मारा, साउथ अफ्रीका को 1-0 मारा, साउथ कोरिया को 1-0 मारा। साउथ कोरिया एक बहुत ही खतरनाक टीम है और सॉन जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो कनाडा जैसी टीम बीट कर रही है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। क्योंकि जो कनाडा में स्पोर्ट्स को डेवलप कर रहे थे फीफा की तरफ से, और जो कनाडा फुटबॉल संभाल रहे थे, करीब 2 वर्ल्ड कप पहले कह रहे थे कोई फुटबॉल में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं था, फुटबॉल एक पॉपुलर स्पोर्ट ही नहीं था। कनाडा में अगर स्पोर्ट होता तो वो होता था आइस हॉकी, और लोग खचाखच स्टेडियम भर के देखते थे। और अगर कनाडा में फुटबॉल खेल रहे हैं तो इमिग्रेंट्स जो दूसरे देश से आए हैं कनाडा में खेलने के लिए, वो खेलते थे फुटबॉल। अब 8 साल में उन्होंने जो परिवर्तन किया है फुटबॉल का कनाडा के अंदर, आप देख सकते हैं कि प्लेयर्स ऐसे हैं जो बड़े से बड़े टीमों को हरा सकते हैं। ये बिल्कुल सुजॉय, आप जिस तरह से सारी बातों को बता रहे हैं ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन वक्त की कमी है और अभी हमें डिस्कशन करना कुछ अपकमिंग मैचेस को लेकर। और अब बात कर लेते हैं अपकमिंग मैचेस की, जिसमें मियामी के मैदान पर अर्जेंटीना की टक्कर काबो वर्डे से है। और इस मुकाबले को आप कैसे देखते हैं? इस मुकाबले में किस टीम का उलटफेर आपको लगता है कि कुछ खास कमाल करने वाला है? देखिए, अर्जेंटीना के बारे में क्या कहा जाए,
लियोनेल मेसी तो ऐसे बादशाह हैं जो कहते हैं आई हैव कम, आई हैव सीन, आई हैव कॉन्कर्ड, आई हैव डन दैट इन कतार। और अब यूएसए में जब वो मायामी में आ गए हैं, वो एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसने यूएसए की पूरी स्पोर्ट्स को और फीफा को फिर से सोचने में मजबूर कर दिया है। वो मायामी में खेलने नहीं आए हैं, मायामी में उन्होंने पैसे नहीं लिए खेलने के, उन्होंने उसके अलावा पार्टनरशिप ली है। वो जितनी फुटबॉल वहां पे प्रोग्रेस करेगी, मुनाफा कमाएगी, उसका एक शेयर है लियोनेल मेसी के पास। देखिए, तो वो है ऐसा एक इंसान जो माइकल जॉर्डन थे बास्केटबॉल के लिए, और माइकल जॉर्डन का नाम इतना लिया जाता है कि आप सोच नहीं सकते हो कि बास्केटबॉल उनके बिना तो बिल्कुल अधूरा है। और वही रोल है अर्जेंटीना के लिए और वर्ल्ड फुटबॉल के लिए, और खासतौर की अमेरिका के लिए, जो लियोनेल मेसी ने उनके लिए किया है। हम मेसी का जिक्र हम यहाँ कर ही रहे हैं सुजॉय, तो लियोनेल मेसी अपने मैजिक विजन से मैच पलट देंगे या काबो वर्डे के गोलकीपर वो जिना दीवार बनकर खड़े रहेंगे? क्या लगता है आपको? अब देखिए, जहां तक जो काबो वर्डे है, वो हार मानने वाली मेरी टीमों से हैं। वो ये नहीं मानने वाले कि आप अर्जेंटीना हैं, आप मेसी हैं, इसलिए आप वर्ल्ड चैंपियंस हैं और दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, बैलन डी'ओर विनर हैं। वो खेलेंगे पूरे प्लान के साथ। उनका होमवर्क लियोनेल मेसी को चेक करने का है, और लियोनेल मेसी को सिर्फ एक मौका चाहिए पेनल्टी एरिया के अंदर कि वो पूरी गेम चेंज कर देते हैं। अगर वो गोल नहीं मार देते हैं तो उनका काम ये है कि दूसरों के लिए मौका बनाएं कि वो गोल मार सके। तो उनको समझना, उनको भांप लेना नामुमकिन है। वो क्या सोच रहे हैं, कम से कम 6 या 7 मूव आगे चल रहे हैं। मिडफील्ड में जो उसकी कोऑर्डिनेशन है मार्टिनेज के साथ, वो एक इतनी खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि आप दोनों कैसे जेल करेंगे। फ्लैंक में चले जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं, अटैकिंग थर्ड में आ जाते हैं, और जब बॉल बिल्कुल, और ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा सुजय। लेकिन डलास के मैदान पर अब अगले मैचेस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो डलास के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के सामने इजिप्ट की चुनौती है। तो इस कड़े मुकाबले में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको? देखिए, इजिप्ट एक ऐसी टीम है जिसने प्रूव किया है कि हम यहाँ पर हैं और हम जीतने आए हैं। और ऑस्ट्रेलिया, जिनको सॉकरूज कहते हैं ये एक फैरोज, जो इजिप्ट के फैरोज हैं, वर्सेस द सॉकरूज ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो ये फिलॉसफीज की भी लड़ाई है। जितनी लड़ाई आप देख सकते हो मैच में खेला जाएगा, उतने ज्यादा उससे पहला कि हम क्यों खेल रहे हैं, इसकी बात है। तो देखिए, जैसे हमने लियोनेल मेसी की बात की है, आप जानते होंगे जरूर, एक प्लेयर है मो साला जो इजिप्ट के हैं, और उन्होंने लिवरपूल के लिए जो किया है वो शायद किसी और प्लेयर ने इतने इम्पैक्ट प्लेयर बन के कभी किसी ने नहीं खेला है। तो शायद इजिप्ट की भी टीम ये चाहती है कि जानती और है यही वजह है कि फैंस भी काफी एक्साइटेड है और इंतजार होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन राउंड ऑफ 32 का आखिरी मुकाबला यानी कि कैंसस में कोलंबिया और घाना के बीच होगा। तो इस नॉकआउट टक्कर में आप किस टीम का पलड़ा भारी मान रहे हैं, कोलंबिया या घाना? आप जो ये सवाल करते हैं कि किसका पलड़ा भारी है, किसी का पलड़ा भारी नहीं है। उस मौके पे, उस मिनट पे, अब ये 90 मिनट का मैच भी नहीं रहा। देखिए, ये 90 मिनट का मैच एक लाइफ टाइम तक इनको हॉन्ट करेगा, भूत की तरह उनकी याददाश्त को बार बार झंझोरेगा। क्योंकि जो ये यहाँ करेंगे, वो पूरी उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी जो जनता है बैक होम, और उनके फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, वो देख रहे हैं। कोलंबिया जरूर इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेलते हुए आगे आया है। और आप देखिए, अगर हम कोलंबिया की खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो उन्होंने हर मैच में ऐसे गोल मारे हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे। आउटसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स में जो उनका डियाज की जो कॉम्बिनेशन है, कहां से उड़ते हुए आते हैं, कहां से खेलते हैं, कुछ नहीं पता लगता। ये डियाज और मो साला का कॉम्बिनेशन था जिन्होंने इनको चैंपियंस बनाया था लिवरपूल के साथ। बिल्कुल। अब अलग आ गए। और जहां तक आप जानते हैं, डियाज भी एक ऐसे प्लेयर थे। कोलंबिया देखिए काफी माफिया वाला कंट्री माना जाता है, और जब वो वर्ल्ड साइनिंग किया लिवरपूल के लिए, उनको किडनैप करके ले गए थे।